क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारे पास में कंडक्टर है, सेंटर पे चार्ज रखा है Q, ये रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। हमको निकालना है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से कितना डिस्टेंस R, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, पहले से कुछ भूल जाओ, हम इंड्यूस चार्ज निकाल लेते हैं सारे के सारे। तुमको पता है अगर यहाँ सेंटर पे चार्ज कितना है Q, तो अंदर कितना आएगा -Q ना, नेट सरफेस पे। मुझे बताओ यूनिफॉर्म आएगा या नॉन यूनिफॉर्म आएगा? यूनिफॉर्म, बिकॉज ये कहाँ रखा हुआ है सेंटर पे। तो मैं बना देता हूँ -Q चार्ज है, और बाहर भी क्या आएगा यूनिफॉर्म, और कितना आएगा +Q आ रही है ऑब्वियसली। अब देखो हमको निकालना है पोटेंशियल एट R, जो कि कहाँ है A और B के बीच में। बेसिक थ्योरी याद करना, ये तो एक शेल बन गई ना -Q चार्ज की, और ये भी क्या बन गई शेल, कितने चार्ज की +Q चार्ज की। एक पॉइंट चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है KQ/R। देखो तीन तरह के चार्ज हैं, 1 2 3, तीनों का पोटेंशियल यहाँ लिख दो और जोड़ दो तो क्या आता है पोटेंशियल। तो पहले मैं लिख रहा हूँ Q का, तो कितना है KQ/R। अब देखो -Q का जो शेल है उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए याद करो शेल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R ही होता है, और चार्ज यहाँ पर कितना है -Q, ये कितना आएगा -KQ/R। और अब कौन सा बच गया बाहर वाला सरफेस, बाहर वाले का अंदर पोटेंशियल कितना होता है याद करो, इतना सरफेस पे होता है कितना KQ/B, और यहाँ पॉजिटिव है ना बाहर, कितना आएगा +KQ/B। कैरी कर चुका, हमारा आंसर क्या हो गया KQ/B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड स्फीयर है, चार्ज कितना है Q, बाहर एक शेल है उसमें कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली क्या है अनचार्ज, ठीक है। अब तुमको बोला है इसके और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है V, ठीक है ना। मान लो देखो यहां पर पोटेंशियल मान लो है V1, ठीक है ना, इसके यहां पर कितना मान लिया मैंने V1। अब देखो तुमको पता है इसकी वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन शायद पतली है तो नेट चार्ज कितना है सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, और पोटेंशियल कितना आया मैंने V1। अब मुझे बताओ ये जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा KQ/R बराबर V1, है कि नहीं है। और सिर्फ इसका ही आएगा ना, बिकॉज बाहर चार्ज कितना है 0, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं इसके आउटर सरफेस पे V2 में देखो इसका खुद का चार्ज तो है नहीं, सिर्फ इसका आएगा अंदर का, अंदर वाले के लिए आउटसाइड पोटेंशियल कितना आता है KQ/R। तो कितना आएगा वो KQ/R, मैं मान रहा हूं इसका रेडियस कितना है कैपिटल R, इसका कितना मान रहा हूं मैं स्मॉल r, ठीक है। अब देखो ये V1 -V2 कितना है V। अब मैंने जो है अगर बाहर वाले पे कोई चार्ज दिया -3Q, अब निकालना है कितना पोटेंशियल होगा। अब मुझे बताओ -Q की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल कितना आएगा, याद करो किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना। मान लो अब ये जो शेल है, शेल के अंदर पोटेंशियल कितना आता है, कितना सरफेस पे आता है, तो कितना आता है KQ/3R। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ गया K-3Q/R, ठीक है। और यहाँ भी एक्स्ट्रा कितना है, इससे खुद का ना, ये तो ऑलरेडी था ही, वो भी कितना है K-3Q/R। तो जितना यहाँ बढ़ा उतना यहाँ बढ़ा, तो क्या हमें ये पूरा करने की जरूरत भी है नहीं है। हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, बिकॉज अगर मान लो यहाँ V1 था और यहाँ V2 था, जितना इसने यहाँ बढ़ाया उतना इसने खुद का ही बढ़ा दिया, बिकॉज इसका पोटेंशियल यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है। शेल की वजह से क्या पोटेंशियल चेंज होता है अंदर, नहीं होता है ना, जितना यहाँ बढ़ा उतना यहाँ बढ़ा, तो डिफरेंस क्या हो गया सेम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमारे पास में एक कंडक्टिंग शीट है और एक ट्यूब है। ट्यूब कैसा बोला है अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है, और कैसा है कंडक्टिंग ट्यूब है। तुमको पता है
इस पे सिग्मा कुछ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कैसा आएगा, रिपल्सिव। लेकिन अंदर कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, तो इस पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है लेफ्ट में, तो इसका खुद का कैसा आना चाहिए, राइट में। तो कब आएगा, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ऑब्वियसली ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेयर करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसे चार्ज क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर, इसका खुद का कैसा आ रहा है, इधर, और ये कैंसिल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो चार्ज तो इंड्यूस होंगी, है कि नहीं है। अब हमको निकालना है कि इस क्यूब पे फोर्स लगेगा या नहीं, ठीक है ना। देखो भाई इस क्यूब पे फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट सम, तुमको पता है एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल 0 चार्ज रखा हुआ है, क्या कोई नेट फोर्स आएगा, मैंने कल भी बताया था लास्ट डीबीबी में। अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लो, मान लो ये चार्ज है Q1 माइनस का, तो ये कितना होगा, प्लस का Q1, तो ये सम कितना होना चाहिए, 0। इस पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कितना आएगा, माइनस Q1 इंटू ई, और सर कितना आएगा, प्लस Q1 इंटू ई। तो ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ध्यान रखना जब भी ऐसा बोला जाता है ना, उसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब हम कौन से चैप्टर के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज 0। हमने अभी किया है, नॉर्मल टू सरफेस होता है 0, नहीं होता है, गलत हो गया। ऑप्शन 2 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड द सरफेस इज परपेंडिकुलर, जस्ट इनसाइड द 0 होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बकवास है, कोई जरूरी नहीं ना, डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए जिसमें यूनिफॉर्म भी आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म भी आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते गारंटी। लेकिन ऑप्शन डी पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अगर आएगा तो कैसा आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल आने का मतलब क्या है, वो कैसा सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल। और हमने प्रूव भी किया, हमको पता है कंडक्टर कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसलिए आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक शेल है, सेंटर से थोड़ा दूर चार्ज रखा हुआ है Q, और हमको निकालना है शेल के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा। 3 ऑप्शन है, KQ/R से ज्यादा, कम या बराबर, ठीक है ना। देखो पहले तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनाते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ पे थोड़ा, और बाहर यूनिफॉर्म क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, देखो सारी पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव से खत्म होगी। और बाहर की तो नॉर्मली बाहर निकल जाएगी, और जस्ट जहां पर हमारा शेल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। अब देखो पहले मैं निकालता हूं कि सेंटर में कितना पोटेंशियल है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना। सेंटर पे, शेल पे नहीं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, सेंटर पे। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, मान लो इस चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, तो इस चार्ज से कितना आएगा पोटेंशियल, KQ/x, है कि नहीं है। और सेंटर पे इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0, क्योंकि हर किसी का डिस्टेंस कितना है, r ना, और टोटल चार्ज कितना है, 0। बाहर सरफेस का और अंदर सरफेस का चार्ज मिलाकर कितना है, 0, तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर पे, 0। तो ये आ गया पोटेंशियल एट,
एक्स क्या है, वेरिएबल। अब तुम देखो यहां से तुम यहां जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में जाते हो पोटेंशियल क्या होता है, चेंज। डेल्टा वी क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रहे हो, यहाँ पे तुम ऐसे जा रहे हो। तो अलग अलग पाथ से तुम्हारा जो है डेल्टा क्या आएगा, अलग अलग। तो तुम इनिशियल पॉइंट्स निकालना, एक्स भी क्या है, वेरिएबल। क्योंकि अगर तुम इसको आर बाई टू रखो, एक्स कितना होगा, आर बाई टू, आर बाई थ्री, कुछ हो सकता है। तो मैं वेरिएबल पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ और वेरिएबल जगह पे जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सेंटर में मान लूं फॉर एग्जाम्पल, एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी वजह से सिर्फ बाहर पोटेंशियल आएगा कितना, के क्यू बाई आर, ठीक है ना, वो हमको पता है। तो बाकी वैल्यूज क्या आएगी, उसके बराबर, आगे या पीछे, एक्जैक्टली कितनी आएगी हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसीलिए इसको हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा इसका, ठीक है। क्या सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, सेंटर से थोड़ा शिफ्ट करके क्यू चार्ज, उनको बताया मैंने बाहर का चार्ज तो यूनिफॉर्म आएगा, कितना होगा इसका वैल्यू, कितना होगा, प्लस क्यू। और जो अंदर वाला चार्ज है वो माइनस क्यू होगा, यहाँ पे डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी और धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब देखो ये रेस्ट पे है, उसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा या इसको फिक्स कर दिया हो, तो ये रेस्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा निकालना है, बाहर की वजह से क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, तो आउटसाइड जो इंड्यूस चार्ज है वो तो बेकार हो गए। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचे, अंदर वाले इंड्यूस्ड चार्ज। उनको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पिक्चर कैसी बनती है ऐसे केसेस में, अगर ये माइनस प्लस क्यू है तो चार्ज क्या होगा, यहां से निकलता, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो अब यहां से निकला, ठीक है ना, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सारे चार्जेस का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। ये वाले चार्जेस कैसा करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर ये वेरी भी करना है, जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम को बड़ा करता हूं थोड़ा सा, सिर्फ इनर सरफेस की बात कर रहा हूं। ये सेंटर है, ये क्यू है, ऐसा कुछ तुमको बता रहे तो चार्ज वेरिएबल तो होगा, लेकिन जिस तरीके से इधर वैरी करेगा वैसे ही नीचे वैरी करेगा ना, सिमेट्री है ना। अगर मान लो यहाँ पर कुछ एरिया में 10 चार्ज है, तो उतने ही एंगल पे नीचे जाओगे तो कितना चार्ज आएगा, 10 ही आएगा। वेरिएबल होंगे लेकिन यूनिफॉर्म होंगे किसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट, ठीक है। अब देखो तो तुमको पता है कि अगर मैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इसकी वजह से तो कैसा आएगा, अट्रैक्टिव इधर, और इधर कैसा आएगा, अट्रैक्टिव इधर। अगर मैं सेम चार्ज देखूं, ठीक है ना, और ऐसे ही अगर मैं ये चार्ज लूं और उसी एंगल पे नीचे वाला चार्ज लूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, और इसकी वजह से कैसा आएगा, इधर, समझ आ रहा है। और अगर मैं ये वाला चार्ज लूं नेगेटिव, तो उसकी वजह से कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब मैं आता हूं नीचे इसके राइट पे, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर। इसके ऊपर जाऊं तो कैसा आएगा, इधर, और इसके नीचे जाऊं तो कैसा आएगा, इधर। तुमको पता है वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट हो कैंसिल आउट हो रही है। अब बस डिसाइड करना है कि ये नेट जो है रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, 0 आएगा। तुमको पता है 0 तो नहीं आता बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। और तुमको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब निकलेगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, नेट राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना। हम सिमेट्री से ही बोल पा रहे हैं और हम वेक्टर से भी बोल सकते हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, टुवर्ड्स राइट, 0 नहीं आएगा, ठीक है। 11th को समझने का एक तरीका और भी है। हमको पता है कि परपेंडिकुलर में नेट तो 0 आना है, ठीक है ना। अब ये डेंसिटी चार्ज की वो क्या है, ज्यादा, और इनकी क्या है, कम। इनकी ज्यादा है और डिस्टेंस भी क्या कम, तो के क्यू और एक्स स्क्वायर में क्यू ज्यादा, एक्स कम, तो ये डोमिनेट करेगा ना इस पे, तो नेट क्या आएगा, टुवर्ड्स राइट।
PPT 46 क्वेश्चन नंबर 1। एक डिस्क है सेमी सर्कुलर, सेंटर मान लो है, इसका रेडियस पाई के इक्वल है। हमको निकालना है किस P पॉइंट पे इसको फिक्स कर दे कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर। ऐसा हो तब भी, अगर मान लो इसको थोड़ा घुमा दिया मैंने वो, तब भी ये क्या रहे, इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कब होता है, जब भी इक्विलिब्रियम आता है उसकी कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स कितना होगा, 0, और नेट टॉर्क कितना होगा, 0। फोर्स सिर्फ दो ही देखो यार, एक तो जिस पॉइंट से लटकाया है उस हिंज का फोर्स, और उसके अलावा ग्रेविटी का फोर्स। अब हिंज का फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब देखो पहले इस वाले केस को देखते हैं। इस वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस वाले ओरिएंटेशन में ध्यान दो, mg सेंटर ऑफ मास से पास करता है रिजिड बॉडी का, और ये वाला फोर्स हमेशा जो है T पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर जो हमारा हिंज है और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, अगर वो सेम पॉइंट पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। समझो कैसे, जैसे मान लो ये P पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है ना। मैंने P पॉइंट को सेंटर ऑफ मास से क्या करा, नीचे रखा। तो सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो ग्रेविटी क्या आएगी, यहाँ पे कितनी, mg, और इसको बैलेंस करने के लिए हिंज का फोर्स कितना आएगा, ऊपर F। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। लेकिन टॉर्क बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो तुम इसके अबाउट लोगे, तुम इसका टॉर्क आएगा mg का, कौन बैलेंस करेगा उसको, कोई नहीं। इसके अबाउट लोगे, किसका टॉर्क आएगा, F का। तो एक ही सॉल्यूशन है कि C और P पॉइंट क्या हो जाए, एक, ताकि सेम पॉइंट से टॉर्क पास कर जाए। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो P है वो क्या होना चाहिए, C के ऊपर, और सेंटर ऑफ मास कितना दूर होता है, कितना, r की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, 1.33, ठीक है ना। मासेस दिए हुए हैं, फोर्स दिया हुआ है, हमको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करो। सबसे पहले फ्रेम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स कितना है, F। क्या स्प्रिंग का फोर्स आएगा, नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। F अपॉन मास कितना आ गया, 4m। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डायरेक्शन क्या होगी, F के डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ सूडो फोर्स, क्योंकि अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो क्या आता है, सूडो फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो m इंटू a कितना होगा, F/4। डायरेक्शन क्या है, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट, इसका F/4 तो पीछे आ गया, और F हमने लगा रखा है आगे, समझ आया। ऐसे ही 3m पे सूडो फोर्स कितना आएगा, 3m इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये 3F/4, और डायरेक्शन क्या है, ये पीछे आगे, पीछे एक्सेलरेशन के अपोजिट। यही फोर्सेस है, और उसके अलावा कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स, ठीक। अब मान लो ये चला x1 और ये चला x2, ये चला x1, ये चला x2, तो स्प्रिंग कितना दबी होगी, x1 प्लस x2, ठीक। अब मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, किसके फ्रेंड से, सूडो फोर्स को यूज करके। याद करो, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, किसका वर्तन लेते हैं, सूडो फोर्स का भी वर्तन लेते हैं। अब सबसे पहले इसका देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना, 180, तो क्या हो जाएगा, F इंटू x2, 3F/4 इंटू x2। इनका नेट फोर्स कितना आ गया, 3F/4, इधर ये कितना आएगा, प्लस 3F/4 इंटू x1। ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका फोर्स भी नेट इधर है, इधर डिस्प्लेसमेंट भी,
इसके अलावा एक और फंक्शन आएगा स्प्रिंग का, याद करो वो कितना आता है, हाफ के एक्स इनिशियल कितना है 0 और एक्स फाइनल कितना है x1 प्लस x2 का स्क्वायर, मैंने माइनस को ले लिया बाहर। ठीक है, तुमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, इसकी भी कितनी थी 0। अरे भाई इनिशियली ये भी रुका हुआ, ये भी रुका हुआ, तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ, इनिशियली इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। जब ये रुकेगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, दोबारा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा नेट मोमेंटम कितना होता है 0। ठीक है ना, तो मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, इनिशियल भी कितनी, ये ग्राउंड से नहीं हो रही है, किससे हो रही है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। x1 प्लस x2 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, जो बचा है x1 प्लस x2 वो कितना आ रहा है 3f/2। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। तो शेल्स एंड रेडियस इक्वल है, आइडेंटिकल है और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रेडियस। ठीक है, सबसे पहले हमने एक स्फीयर को इससे कांटेक्ट में किया जिसका रेडियस भी r है और चार्ज कितना दिया इस पे q है ऑलरेडी। उनको पता है दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। मान लो इस पे चार्ज बचा q1 और इस पे कितना आ गया q2। पहली चीज तो क्या इस पूरे सिस्टम का चार्ज चेंज होगा, क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड है, तो q1 प्लस q2 कितना होगा q के बराबर। दूसरा चीज दो कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा k q1/r, इसका कितना होगा k q2/r, तो मतलब कि q1/r1 इक्वल टू q2/r2। k और r2 कट जाएगा ना, रेडियस क्या है इक्वल, तो q1 q2 इक्वल आ गया, डिवाइड कर दो इस फॉर्मूले से तो कितना आ जाएगा ये बताओ भाई q/2 और 2/2। ठीक, अब इसको हटा दिया हमने, इसको हम पिक्चर से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास अब ये है, ये चार्ज है q/2 से और ये अनचार्ज है। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब बताओ क्या होता है, पोटेंशियल 0। क्या पोटेंशियल सिर्फ इसका आएगा, इसका भी तो आएगा ना, तो इसका खुद का पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल मिलकर कितना आना चाहिए 0। पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं। अब देखो मान लो इस पे कितना आ गया चार्ज q1, ठीक है ना, चार्ज आ सकता है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किया ना, अर्थ चार्ज सप्लाई भी कर सकती है और खींच भी सकती है। अब इसका खुद का पोटेंशियल कितना आएगा k q1/r, ये q1 अलग है लेकिन ना इस पर डाल दो k q1/r, और इसकी वजह से इस पे कितना आएगा k q/2